हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अमेरिका की संसद के बारे में, जिसको हम क्या कहते हैं, वहाँ की संसद को कहा जाता है कांग्रेस, इसलिए हम भी कांग्रेस ही कहते हैं। भारत में जैसे कानून बनाने वाली संस्था को संसद कहते हैं, उसी प्रकार से अमेरिका में कानून बनाने वाली संस्था को कांग्रेस कहते हैं। देखिए, किसी भी सरकार के 3 अंग होते हैं जिसकी वजह से जिसकी सहायता से कोई भी सरकार व्यवस्था स्थापित करती है। एक कार्यपालिका, जो कि राष्ट्रपति हैं वहां पर, और उनका मंत्रिमंडल है जिसमें उनके कुछ मंत्री होते हैं जिन्हें वहां सचिव कहा जाता है, ठीक है। और दूसरा है विधायिका। एक्चुअली ये पहले नंबर पे आता है विधायिका, ये दूसरे नंबर पे आता है, पर मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, तो कोई बात नहीं, आप समझ लेना। पहला तो है कार्यपालिका, दूसरा है विधायिका, ठीक है। देखिए पहला क्या है, इसे लो दोबारा से मैं लिख ही देता हूँ, इसमें कुछ गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए 1 मिनट, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, लो मैं लिख देता हूँ। देखिए, सरकार के 3 अंग होते हैं। पहले विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है। अमेरिका में भी सरकार के यही 3 अंग हैं। विधायिका का काम होता है किसी भी देश में कानूनों का निर्माण करना। क्या? कानूनों का निर्माण करना। इसे विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं, क्योंकि इसका काम होता है क्या, व्यवस्था स्थापित करना। दूसरा जो अंग होता है वो होता है कार्यपालिका, यानी कि जो इन कानूनों को क्रियान्वित करते हैं, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति और उसका मंत्रिमंडल, ठीक है। और तीसरा जो अंग होता है वो होता है न्यायपालिका, यानी कि विधायिका द्वारा स्थापित कानूनों के आधार पर न्याय प्रदान करना। यह काम किसका होता है? न्यायपालिका का। तो ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं अमेरिका की विधायिका के बारे में, जिसका काम है कानूनों का निर्माण करना। उसे विभिन्न देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे भारत में विधायिका को संसद के नाम से जाना जाता है, जो केंद्रीय विधायिका है। केंद्रीय विधायिका को संसद कहते हैं। राज्यों में, भारत के जो राज्य हैं उसमें इन्हें विधानसभा कहते हैं, विधानमंडल, सॉरी, ठीक है। जापान में इसे डाइट कहते हैं। तो हर देश में इसका नाम अलग हो सकता है। इंग्लैंड में भी इसे संसद कहते हैं, लेकिन अमेरिका में इसे कांग्रेस कहते हैं। अमेरिका में क्या कहते हैं? संसद को कांग्रेस, ठीक है। तो आज हम इसी कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अमेरिका का वो अंग जो कानूनों का निर्माण करता है, यानी कि अमेरिका की जो विधायिका है उसके बारे में पढ़ेंगे। और वहां की विधायिका को क्या कहा जाता है? कांग्रेस। तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? अमेरिकन कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, कि अमेरिका की कांग्रेस किस प्रकार से गठित होती है और वो किस किस प्रकार की शक्तियों को धारण करके रखती है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होगा वह आज अमेरिका की कांग्रेस के ऊपर होगा, यानी कि अमेरिका की जो विधानसभा है, या हम कह सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली है, या हम कहें कि जहां जो उसकी व्यवस्थापिका है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, केंद्रीय व्यवस्थापिका के बारे में। अमेरिका की केंद्रीय व्यवस्थापिका, ठीक है, यानी कि या हम कह सकते हैं केंद्रीय विधायिका, जो कानूनों का निर्माण करती है। तो अमेरिकन जो कांग्रेस है, अमेरिकन कांग्रेस के 2 सदन है। अमेरिकन जो कांग्रेस है इसके 2 सदन है। कौन कौन से? एक सीनेट और दूसरा
प्रतिनिधि सभा, प्रतिनिधि सभा। भारत में कितने सदन है? भारत में भी संसद के, भारत की जो संसद है उसके भी 2 सदन है, एक राज्यसभा और दूसरी लोकसभा। जैसी राज्यसभा है भारत में, ऐसा ही अमेरिका में क्या है? सीनेट, जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। और जैसे भारत में लोकसभा है जो जनता का प्रतिनिधित्व करती है भारत की, वहां पर अमेरिका में प्रतिनिधि सभा है जो अमेरिकी जनता का प्रतिनिधित्व करती है। सीनेट राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और प्रतिनिधि सभा जनता का प्रतिनिधि करती है। सीनेट जो है वहां पर वो प्रत्येक राज्य का, यानी कि 50 राज्य हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर सीनेट में भेजे जाते हैं, इसलिए वहां पर सीनेट की संख्या 100 है। लेकिन यहां पर जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा हो रखा है, इसलिए यहां पर ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर 435 सदस्य प्रतिनिधि सभा में वर्तमान में अमेरिका में जाते हैं। तो आज मैं अमेरिका के आपके इन्हीं 2 सदनों के बारे में बात करूंगा। उसकी अमेरिका की जो कांग्रेस है उसका जो एक सदन है सीनेट और दूसरा है प्रतिनिधि सभा। तो आज हम बात कर लेते हैं सीनेट के बारे में। देखिए जो सीनेट जो है अमेरिका का द्वितीय सदन है। जैसे अमेरिका का राज्यसभा सेकेंडरी है, ऐसे ही अमेरिका का द्वितीय सदन सीनेट है, क्योंकि यह क्या होता है, यह कभी भी एक स्थायी सदन है, यह कभी भी विघटित नहीं होता। जैसे अमेरिका की राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती, एक स्थायी सदन है अमेरिका की जो राज्यसभा है, इंडिया की जो राज्यसभा है, वैसे ही अमेरिका की सीनेट भी एक स्थायी सदन है। देखिए इसकी सदस्य संख्या की बात करें तो इसकी सदस्य संख्या होती है 100, यानी कि 50 राज्य हैं और 50 राज्य अपने 2-2 सदस्य संसद में भेजता है, यानी कि सीनेट में भेजता है। तो टोटल सीनेटों की संख्या कितनी हो गई है? सीनेटरों की 100 हो गई है, क्योंकि 50 राज्य से 2-2 आते हैं, तो टोटल 100 हो गए हैं। चाहे राज्य बड़ा हो या छोटा हो, अपने 2 सीनेटर कहां पर भेजता है? सीनेट में भेजता है, यानी कि केंद्रीय सीनेट में ये 2 सदस्य अपने भेजता है। अगर हम बात करें वही प्रतिनिधि सभा की, तो प्रतिनिधि सभा में कुल सदस्य कितने हैं? 435। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं योग्यताओं की कि इनमें योग्यताएं क्या होनी चाहिए। देखिए सीनेट का सदस्य बनने के लिए आपकी उम्र होनी चाहिए कम से कम 30 वर्ष, और प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए आपके पास जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 25 वर्ष। और दूसरी योग्यता है कि आपको उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य से आप सीनेट के सदस्यता लेना चाहते हो, और यही शर्त यहाँ भी लागू होती है, आपको उस राज्य का निवासी होना होगा, इवन उस जिले का भी निवासी होना होगा। ये प्रथा हो गई है कि आप जिस प्रतिनिधि क्षेत्र जिस क्षेत्र से प्रतिनिधि बनना चाहते हैं, यानी कि प्रतिनिधि सभा का आपको अगर सदस्य बनना है और आप जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं उस क्षेत्र में आप रह रहे हो, नॉट इवन राज्य, उस क्षेत्र में भी आप रह रहे हो। तीसरी शर्त यह है कि सीनेट का सदस्य बनने के लिए आपको कम से कम 9 वर्ष तक अमेरिका में आप रह रहे हो, यानी कि 9 वर्ष तक आप अमेरिका में रहे हो, ये शर्त है सीनेट का सदस्य बनने की। लेकिन प्रतिनिधि सदन का सदस्य बनने की शर्त यह है कि आप कम से कम 7 वर्ष तक रहे हो। तो ध्यान रहे यहाँ पे सीनेट का सदस्य बनने के लिए आपको 30 वर्ष चाहिए, जैसे कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए। प्रतिनिधि सभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्षों का होना पड़ेगा, जैसे भारत में लोकसभा का सदस्य बनने के लिए चाहिए होता है। यहाँ पर यह है कि राज्य का निवासी होना चाहिए सीनेट का सदस्य बनने के लिए, यहाँ पर राज्य के साथ साथ उस जिले का भी निवासी होना चाहिए, ऐसी प्रथा बन गई है। अब यहाँ कम से कम 9 वर्ष तक आप अमेरिका में रहे हो तब सीनेट की सदस्यता आपको मिल सकती है। आप जब आप योग्य माने जाएंगे, यहाँ प्रतिनिधि सभा में अगर आपको सदस्यता चाहिए तो इसका नियम है 7 वर्ष तक आप अमेरिका में रहे हो। अब बात कर लेते हैं कार्यकाल की। देखिए जो सीनेट का जो कार्यकाल है वो तो स्थायी है, क्योंकि ये एक स्थायी सदन है और इसको विघटित नहीं किया जा सकता, इसलिए इसके जो सदस्य का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और उसकी जगह नए सदस्य आ जाते हैं। और सदस्यों के पुनर्निर्वाचन पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कितने भी बार उनका निर्वाचन हो सकता है। कई सीनेटर 30-30, 40-40 साल तक इसके सदस्य रहते हैं। अगर हम बात करें प्रतिनिधि सभा की, प्रतिनिधि सदन या प्रतिनिधि सभा की बात करें
तो उनके सदस्यों का कार्यकाल सिर्फ 2 वर्ष होता है, यानी कि प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल भी सिर्फ 2 वर्ष होता है। 2 वर्ष के बाद प्रतिनिधि सदन के दोबारा से चुनाव होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 वर्ष कार्यकाल है प्रतिनिधि सभा का और सीनेट का 6 वर्ष कार्यकाल है। अगर हम बात करें इसके सदस्यों के निर्वाचन की तो सीनेट और प्रतिनिधि सभा दोनों के ही सदस्यों का निर्वाचन जनता के द्वारा किया जाता है। और अगर हम बात करें गणपूर्ति की, यानी कि सीनेट के संसद या सीनेट के अमेरिका की जो कांग्रेस है, चाहे वो सीनेट हो या प्रतिनिधि सदन हो, उनकी कार्यवाही तभी हो सकती है जब वहां पर बहुमत की उपस्थिति हो। यानी कि अगर सीनेट की कार्यवाही संचालित करनी है तो सीनेट की जो कुल सदस्य संख्या है 100, उसका 51, यानी कि उसका बहुमत होना चाहिए, बहुमत होगा 51। उसी प्रकार से प्रतिनिधि सदन को यदि स्टार्ट करना है, कोई कार्यवाही करनी है, तो उसका जो टोटल जो उसकी कुल संख्या है 435, इसका बहुमत उपस्थित होना चाहिए, तभी कार्यवाही संचालित की जा सकती है, अन्यथा नहीं। सभापति की बात कर लें। देखिए सभापति कहाँ होता है? सभापति होता है सीनेट में। सभापति कहाँ होता है? सीनेट में होता है। और ये सीनेट का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। जो उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो जाता है वो सीनेट का ऑटोमेटिकली अध्यक्ष बन जाता है। जैसे कि अमेरिका में अभी इलेक्शन हुए हैं और कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनी है, तो कमला हैरिस उपराष्ट्रपति बनने के साथ ही ऑटोमेटिकली सीनेट की पदेन अध्यक्षता भी हासिल कर लेंगी, इसलिए वो उपराष्ट्रपति के साथ साथ क्या बन जाएंगी? सीनेट की सभापति भी बन जाएंगी। बात करें प्रतिनिधि सदन में अध्यक्ष कौन होता है, तो वहां पर जो सभापति होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। कांग्रेस के अध्यक्ष को, कांग्रेस के अध्यक्ष, सॉरी एक्चुअली यहाँ पे गलत शब्द मेंशन हो गया, कांग्रेस नहीं आना चाहिए, कांग्रेस की जगह यहां पर शब्द आएगा प्रतिनिधि सभा। प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहते हैं, जिसका निर्वाचन प्रतिनिधि सदन द्वारा किया जाता है। यानी कि सीनेट के अध्यक्ष को सभापति कहा जाता है, जो कि उपराष्ट्रपति होता है ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट। लेकिन प्रतिनिधि सदन का सदस्य, प्रतिनिधि सभा का जो अध्यक्ष होता है उसे स्पीकर कहा जाता है, और जिसका निर्वाचन प्रतिनिधि सदन के द्वारा ही किया जाता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अमेरिका की, अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों के बारे में। हम किसके बारे में बात करेंगे? अमेरिकी कांग्रेस की शक्तियों के बारे में, ठीक है। हम बात कर लेते हैं अब अमेरिकी शक्तियों के बारे में। तो हम यहां पर सबसे पहली शक्ति की बात करेंगे। इसकी जो मेन शक्ति है वो है कानूनों का निर्माण। देखिए अमेरिकी संसद या हम कह सकते हैं कांग्रेस, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वह है कानूनों का निर्माण करना। विभिन्न विषयों पर कानून निर्माण की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है। यानी कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में संघीय विषय जो दिए गए हैं अमेरिकी संघ को, उन सभी विषयों पर कानून निर्माण करने की शक्ति किसके पास है? कांग्रेस के पास, अमेरिकी कांग्रेस के पास। तो कानूनों का निर्माण कांग्रेस करती है। कांग्रेस का मतलब इसके दोनों सदन मिलकर करते हैं, और उन निर्माण और कानून के निर्माण के बाद, यानी कि दोनों सदन जब कानूनों का पारित कर देते हैं तो उन पे हस्ताक्षर होते हैं राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति जब उन पे हस्ताक्षर कर देता है तो वह कानून, विधेयक कानून बन जाता है। चुनाव संबंधी कार्य, इनके कुछ चुनाव संबंधी कार्य भी होते हैं, जैसे कि प्रतिनिधि सभा के सदस्य अपना अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। कार्यपालिका संबंधी कार्य, कुछ इनके कार्यपालिका संबंधी कार्य भी होते हैं जिनको कांग्रेस के द्वारा निपटाया जाता है। प्रशासन को भी है नियंत्रित करते हैं और निर्देशित करते हैं। क्योंकि एक प्रकार से संसद ही उत्तरदायी होती है किसके लिए? जनता के लिए। हालांकि इंग्लैंड में
राष्ट्रपतीय शासन प्रणाली है वहां पर राष्ट्रपति भी जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं और संसद भी यानी कि कांग्रेस भी, ठीक है। परंतु फिर भी कुछ अर्थों में प्रशासन पर नियंत्रण कांग्रेस के द्वारा भी रखा जाता है, जैसे कि बजट के माध्यम से, ठीक है। अन्य प्रकार की जांच पड़ताल करना, देखिए जांच पड़ताल करने की शक्ति क्या नाम है सीनेट को, सॉरी अमेरिकी कांग्रेस को बहुत ज्यादा मात्रा में प्राप्त है। ये महाभियोग तक की जांच करती है सीनेट, जो सीनेट होती है वह महाभियोग तक की जांच करती है। राष्ट्रपति के ऊपर यदि कोई महाभियोग लगाया जाता है तो प्रतिनिधि सदन के द्वारा, तो सीनेट एक जांच कमेटी के रूप में बैठती है और उसकी जांच करती है, ठीक है। और भी अन्य कई मामलों की जांच कांग्रेस के द्वारा की जा सकती है। नवीन राज्य को संघ में प्रवेश देना, देखिए नवीन राज्यों को संघ में प्रवेश देने के लिए कांग्रेस की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। बिना इसकी स्वीकृति के किसी भी नए राज्य को कांग्रेस संविधान में अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जा सकता। कार्यवाही के लिए आवश्यक नियम और नियमों का अधिकार, यानी कि जो कांग्रेस है उसके दोनों सदनों में अनुशासन बनाने के लिए, अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि कांग्रेस के दोनों सदनों को आवश्यक नियम बनाने के अधिकार दिए जाएं और ये अधिकार इनको मिले हुए हैं। वित्तीय कार्य, देखिए बजट बनाने का जो कार्य है वह बजट ब्यूरो द्वारा किया जाता है, जो कि राष्ट्रपति के अंडर कार्य करता है, मगर इस बजट को स्वीकृत कौन करती है? कांग्रेस, और वह इसमें इंपॉर्टेंट कटौती भी कर सकती है। अगर हम न्याय कार्यों की बात करें तो कांग्रेस को अधिकार है कि वह राष्ट्रपति या न्यायाधीशों पर राष्ट्रद्रोह या अन्य किसी मामले में महाभियोग लगाकर उन्हें हटा सकती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इसकी शक्तियों के बारे में। देखिए यहां पर दो चीज रह गई थी। पहली तो अधिवेशन, इनका अधिवेशन दोनों का एक साथ होता है। कांग्रेस के 20वें संशोधन के अनुसार प्रतिनिधि सभा और सीनेट दोनों का जो अधिवेशन होता है, यानी कि उनकी जो बैठक होती है, वो 3 जनवरी को दोपहर से स्टार्ट होती है और जुलाई तक चलती है। और राष्ट्रपति विशेष अधिवेशन भी बुला सकता है और आग्रह कर सकता है इस अधिवेशन को आगे तक बढ़ाने का। और ये अधिवेशन दोनों का साथ साथ होता है, प्रतिनिधि और सीनेट दोनों का एक साथ ये अधिवेशन होता है। देखिए यहाँ पर एक शब्द मेंशन है फिलिबस्टर, और वो एक कुप्रथा के रूप में अमेरिका सीनेट में पाई जाती है। यानी कि अमेरिकी कांग्रेस का एक जो सदन है सीनेट, उसमें एक कुप्रथा पाई जाती है जिसे हम फिलिबस्टर कहते हैं, फिलिबस्टरिंग की कुप्रथा। इसमें होता क्या है, इसमें यदि आपको किसी विधेयक को पास नहीं होने देना है और आपके पास संख्या बल कम है, तो आप क्या करते हैं, आप उसके सदस्य हैं सीनेट के। यदि आप सीनेट के सदस्य हैं और आपको किसी विधेयक को पारित नहीं होने देना है और आपके पास संख्या बल कम है, अगर आपके पास संख्या बल है तो आप उसे पारित वैसे ही नहीं होने दोगे। लेकिन अगर आपके पास संख्या बल कम है और आप चाहते हो कि ये पारित ना हो, तो आपको इस विधेयक पर बोलने का अधिकार है, और बोलने का ये अधिकार असीमित है। आपका जो भाषण है वो अगर आप खत्म नहीं होता है तब तक आपको बिठाया नहीं जाएगा। यानी कि जब आप बोलना स्टार्ट करेंगे तो आप जब तक चाहे उस पर बोल सकते हैं। एक बार तो एक सीनेटर ने ऐसे किसी विधेयक को रोकने के लिए बाइबल पढ़नी स्टार्ट कर दी। अब ऐसा कोई अधिकारी नहीं है कि उसको रोक दें। अब वो बाइबल पढ़ रहा था, बाइबल बहुत मोटी है, पढ़ता रहा, उसका टाइम खत्म हो गया, समय खत्म हो गया संसद का, सीनेट का, और वो विधेयक एक प्रकार से पारित होने से रह गया। तो ऐसे कई उदाहरण है कि कई वहां के सीनेटर बहुत घंटों तक बहुत देर तक बोलते रहते हैं, उस पर कोई रोकथाम नहीं होती है।
जिसकी वजह से ये विधेयकों में अड़ंगा लगाने के लिए काम में लाया जाता है इस प्रथा को, फिलिबस्टर की प्रथा को। लेकिन अब इस पर एक कंट्रोल ये लगा दिया है कि यदि 2/3 सीनेटर ये चाहें कि ये व्यक्ति बैठना चाहिए तो वो ऐसा प्रस्ताव पारित कर उसे बिठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत आसानी से नहीं मिलता है। तो ये आपके अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदन थे, एक सीनेट और दूसरा प्रतिनिधि सभा, जिसकी शक्तियों मैंने यहाँ बता दी हैं। अब मैं इसके बारे में बता देता हूं कि अमेरिका में सीनेट और प्रतिनिधि सभा की शक्तियां लगभग हर मामले में समान हैं, ठीक है। यानी कि दुनिया में जैसे राज्यसभा होती है और इंग्लैंड में जैसे आपका जो प्रतिनिधि सदन के अलावा जो लॉर्ड सभा जो होती है वो बहुत ही कमजोर सदन होते हैं, जिसे हम द्वितीय सदन कहते हैं, ये बहुत ही कमजोर सदन हुआ करते हैं। लेकिन अमेरिका का जो द्वितीय सदन है, जिसे हम सीनेट कहते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली सदन है। क्यों? क्योंकि पहले तो इसे हर मामले में बराबर की शक्तियां प्राप्त हैं, प्रतिनिधि सदन के बराबर शक्तियां प्राप्त हैं, जैसे कि अमूमन अन्य देशों में नहीं होता है। दूसरी बात यह कि इसे कुछ मामलों में सीनेट को प्रतिनिधि सदन से भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि नियुक्तियों के मामले में अगर कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां राष्ट्रपति को करनी है तो उसके लिए उसे सीनेट से सहमति लेना आवश्यक है, प्रतिनिधि सदन की जरूरत नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों के लिए, महत्वपूर्ण जो नियुक्तियां होती है बड़ी बड़ी, वहां पे राष्ट्रपति सीनेट से क्या लेता है, एक प्रकार से सहमति लेता है। और इसके अलावा यदि आपको विदेशों से कोई संधियां करनी है तो उन संधियों के लिए भी आपको सीनेट से क्या लेने की आवश्यकता है, सीनेट से स्वीकृति लेने की आवश्यकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन चीजों की वजह से सीनेट ज्यादा शक्तिशाली या महत्वपूर्ण हो जाता है अमेरिकी कांग्रेस में। अमेरिकी कांग्रेस के जो अमेरिका के जो राजनीतिज्ञ होते हैं वो भी अमेरिकी कांग्रेस में प्रतिनिधि सदन के सदस्य बनने के बजाय सीनेट के सदस्य बनना पसंद करते हैं, क्योंकि सीनेट के सदस्य बनना एक सम्मान का विषय होता है, बहुत ही ज्यादा सम्मान का विषय होता है। और सीनेटर्स ज्यादातर वही सदस्य बनते हैं जो बहुत ही ज्यादा राजनीति में मंझे हुए होते हैं, राजनीति में सीनियर जो लीडर होते हैं उन्हीं को ही सीनेटर बनाया जाता है अमूमन, ठीक है। तो ये था आपका अमेरिकी कांग्रेस के बारे में एक छोटा सा व्याख्यान। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू।